बायोलॉजी एक्सी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लेक्चर 2 में आपसे बात करेंगे और टॉपिक होगा जंतु उत्पाद या कह सकते हैं एनिमल प्रोडक्ट के बारे में। जितने भी हम लोग खाने का वस्तु प्लांट से प्राप्त हो रहा था और प्लांट से जो चीज़ के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हो रहा था, जड़ के माध्यम से, तना के माध्यम से, पत्ती के माध्यम से, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ने चर्चा कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग जंतु से जो प्राप्त होते हैं प्रोडक्ट, खाने वाले सब्सटेंस, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं उस टॉपिक को देखते हैं, जंतु खाद्य उत्पाद। जंतु खाद्य उत्पाद, एनिमल फूड प्रोडक्ट, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जंतु के खाद्य उत्पादक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारा ऐसे फूड है जो जंतुओं के माध्यम से हम लोग को प्राप्त होता है। चाहे वो दूध की बात करें, चाहे वो मीट की बात करें, चाहे वो अंडा की बात करें। ये मुख्य रूप से 3 ऐसे चीज़ है जो जंतुओं के से हम लोग को प्राप्त होता है। तो जंतु से प्राप्त होने वाले जो चीज़ है, खाने का चीज़, उसको हम लोग जंतु खाद्य उत्पाद के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य को भोजन के लिए पेड़ पौधे के अलावे जंतुओं का भी फूड प्रोडक्ट के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मछली का प्रोडक्शन होता है, तो मछली के प्रोडक्शन के लिए भी जो है मछली, कई जगहों के क्षेत्र में लोगों का जो भोजन का मुख्य भोज्य पदार्थ है तो वो मछली ही है। समुद्र के किनारे अधिकांश क्षेत्रों में मछली जो है फूड सोर्स के रूप में अपनाया जाता है। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है भोजन के रूप में अन्य फसलों को भी अपनाया जाता है। तो हम लोग अभी चूंकि बात कर रहे हैं जंतु के से जो प्रोडक्ट उत्पाद हो रहा है उसके बारे में, तो जंतु से हम लोग को पौधा से तो हमको मिलता ही है। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको भोजन देने का काम पौधा ही करता है, लेकिन बहुत ऐसा प्रोडक्ट है वो जंतु के माध्यम से भी हम लोग को प्राप्त होता है। मनुष्य भोजन के लिए जंतु के पौधे के साथ साथ जंतु से प्राप्त भोज्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या उस पर निर्भर रहते हैं। जंतु से प्राप्त पदार्थ के रूप में, भोज्य पदार्थ कह सकते हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में मछली। साउथ में जाएंगे तो साउथ में पूरा जो है लोगों का भोजन का मुख्य जो है भोजन है वो मछली ही है। मछली हो गया, मीट हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, ये सारे चीज़ जो है जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूध या दूध से बने उत्पाद, दूध से बने उत्पाद या प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जंतुओं के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं। मांस हम किससे प्राप्त करते हैं? मांस की जो प्राप्ति होती है उसमें कौन कौन से जीव का नाम आता है? जैसे मांस हम लोग मुर्गा के माध्यम से, मुर्गा को खाकर जो है लोग मांस की प्राप्ति करता है। इसके अलावा जो है बत्तख हो गया, बत्तख को भी लोग खाते हैं। इसके अलावा खरगोश है, भेड़ है, हिरन है, बकरी है, सूअर है। इन सभी चीज़ों को, जानवरों को लोग जो है खा के भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है। तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ जिससे हमको भोजन प्राप्त होता है, जैसे अंडा प्राप्ति। अंडा भी
भोजन का हम लोग का मांस में हम लोग कह सकते हैं मछली भी एक भोजन का अच्छा सोर्स है, तो मछली हो गया। अंडा प्राप्ति किससे होता है? तो मुर्गी के माध्यम से हम लोग को अंडा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बत्तख के माध्यम से अंडा की प्राप्ति होती है, हांस के माध्यम से प्राप्त होती है, तो इत्यादि जो है अंडा प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। तीसरा चीज़ जो आता है वो आता है दूध की प्राप्ति। दूध प्राप्ति हम लोग किससे करते हैं? तो गाय से, बकरी से, भेड़ से, ऊंट से। इसके अलावा और भी बहुत सारा पशु है जिससे हम लोग की दूध की प्राप्ति होती है। तो ये चीज़ है जो एनिमल प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ देखना है। हम इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अंडा है, दूध है, मांस है, इन सब चीज़ों से हम लोग को कौन कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दूध के बारे में। दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसे जानवरों से प्राप्त प्रोडक्ट है जिसमें सारे विटामिन की प्राप्ति, सारे पोषक तत्वों की प्राप्ति होता है। संपूर्ण आहार माना गया है। दूध को भोजन का संपूर्ण आहार माना गया है क्योंकि दूध में लगभग सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए हम दूध को संपूर्ण आहार के रूप में माना जा सकता है। अब दो तरह के आमतौर पे दो चीज़ के दूध जो है हम लोग को उपलब्ध हो पाता है, एक भैंस और एक गाय। भैंस का दूध और गाय का दूध, दोनों दूध उत्पादन करते हैं जिसका उपभोग मानव करता है। गाय का दूध जो होता है, गाय का दूध के अपेक्षा भैंस के दूध में वसा की मात्रा, मतलब फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब अगर गाय का दूध पीते हैं और भैंस का दूध पीते हैं तो भैंस के दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, अतः यह पौष्टिक है। क्योंकि दूध से हमें दूध से कई चीज़ों की प्राप्ति होती है। हमें कई भोज्य पदार्थों की प्राप्ति होती है, जैसे पनीर की प्राप्ति होती है। उसके अलावा दही, मक्खन की प्राप्ति होती है, घी की प्राप्ति होती है, खोआ की प्राप्ति होती है, या इस तरह से मिठाई बनाने में होती है। इन सारे कार्यों में कहीं ना कहीं से दूध का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए ये हम दूध के बारे में इतनी बात कर लिए। दूध जो है कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे हड्डी की निर्माण में अहम भूमिका अदा करती है। हड्डी के निर्माण में यह अहम भूमिका
अदा करती है। तो ये दूध के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे अंडा के बारे में। अंडा से हम लोग को कौन कौन चीज़ की, चलिए हम लोग देखते हैं अंडा से हम लोग को कौन कौन चीज़ की प्राप्ति होती है। ये दूध की बात थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं अंडा, जिसको एग बोलते हैं। एग, अंडा, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तो ये अंडे हैं। अंडे दो चीज़ों से प्राप्त होती है, एक मुर्गी के माध्यम से और एक बत्तख के माध्यम से। अंडा में दो अंडा का स्ट्रक्चर है। अंडा के बीच वाला भाग जो होता है ये हो गया, और ये बाकी का पार्ट उजला वाला होता है। इसके ऊपर में एक कवर होता है पतला सा, और इसके ऊपर में भी एक कवर होता है। ये जो कवर होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बनी होती है। उसके बाद एक परत होता है, और इसके बाद का जो हिस्सा होता है यह बीच वाला, जिसको यॉल्क बोलते हैं, और उसके ऊपर होता है एल्बुमिन होता है। इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अंडा का सबसे अधिक जो भाग होता है प्रोटीन का, इसी एल्बुमिन में पाया जाता है, और अंडा का अधिकांश हिस्सा यही होता है। अंडा में पीला रंग का प्रोटीन पाया जाता है। पीला रंग का प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीला वाला भाग ये प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन उजला वाला भाग है। उजला वाला जो रंग होता है वह प्रोटीन होता है। इसमें अंडा में आपको, अंडा में वसा की मात्रा होती है। वसा, लिपिड, वसा की मात्रा होती है, लिपिड की मात्रा होती है। लिपिड की मात्रा अधिक होती है। डायबिटिक पेशेंट होते हैं या बीपी के पेशेंट होते हैं तो अंडा का पीला वाला जो भाग होता है वो लोग नहीं खाते हैं, उसको फेंक देते हैं। सफ़ेद वाला भाग जो होता है, सफ़ेद भाग, वह प्रोटीन वाला होता है। प्रोटीन का स्रोत है। सफ़ेद वाला भाग जो है वो प्रोटीन का स्रोत है, या उसमें प्रचुरता पाया जाता है, और यह भोजन का अहम अंग है। अहम अंग है क्योंकि अंडा में वो सारी चीज़ की प्राप्ति लगभग हो जाती है। और इस तरह से अंडा जो है ये हम लोग जो खाते हैं अंडा, वो अंडा आर्टिफिशियली, केमिकली तैयार किया जाता है। लेकिन मुर्गी के माध्यम से ही होता है, लेकिन उसको केमिकली तैयार किया जाता है। अंडा में भी कई तरह के नस्ल होते हैं, और अंडा का उपयोगी है। अंडा प्रत्येक दिन लोग जो है अंडा खाते हैं। खाना का ये महत्वपूर्ण आहार होता है, क्योंकि इससे प्रोटीन की प्राप्ति होती है, और जानते हैं कि प्रोटीन हमारे मसल बिल्डअप में मदद करने का काम करता है। चलते हैं हम देखते हैं मछली के बारे में, देख लेते हैं मछली के बारे में। मछली हम लोग को किस तरह से फायदेमंद है। मछली, फिश के बारे में हम लोग बात करते हैं। फिश जो होता है यह प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। क्यों उत्तम स्रोत है? अगर मान लीजिए 300 केजी में आप 1 केजी मछली खरीद रहे हैं, इसमें जितनी प्रोटीन आपको मिलेगी उतना 300 रुपया में कहीं और प्रोटीन आपको नहीं मिल सकता है। दाल से भी उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा जितना आपको मछली से मिल सकता है। बशर्ते शाकाहारी और मांसाहारी अलग बात है, लेकिन मछली में प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। और साउथ में लोग, अधिकांश लोगों का मछली ही भोजन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। मछली से हम लोग को, मछली से तेल की प्राप्ति होती है। तेल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है मछली का लीवर खाने से जो है शरीर में कई सारे विटामिनों की पूर्ति होती है, तो तेल भी प्राप्त होता है। पौष्टिक के साथ साथ इस मछली का तेल, मछली या तेल पौष्टिक के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक है। स्वास्थ्यवर्धक, ठीक है। शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये मछली हो गया। अब लोग बात करते हैं शहद का। शहद, जिसको बोलते हैं हनी। हनी क्या है? हम जानते हैं कि मधुमक्खी फलों से मकरकंद चूसती है, परागकण चूसती है, पॉलन को चूसती है। मधुमक्खी
मधुमक्खी से शहद की प्राप्ति होती है, शहद की प्राप्ति होती है, क्योंकि मधुमक्खी फूलों से परागकंद या इसको कह सकते हैं मकरकंद, मकरकंद या पॉलेन को ग्रहण करती है, ग्रहण कर के अपशिष्ट के रूप में शहद त्याग करती है, अपशिष्ट के रूप में शहद तैयार करने का काम करती है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें और है। मकरकंद पुष्प में कुछ ही समय तक मौजूद होता है, साथ ही साथ मधु के छाता में शहद भी बहुत कम समय तक मौजूद रहता है, मतलब शहद भी बहुत कम मात्रा में उसमें मौजूद रहता है। शहद का औषधीय उपयोग है, शहद का औषधीय उपयोग है, मतलब दवा बनाने के उद्देश्य से भी शहद का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति है तो आयुर्वेदिक में औषधि के रूप में शहद का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका मूल्य बढ़ जाता है। यह सर्दी खांसी में भी प्रयोग किया जाता है, सर्दी खांसी कफ बुखार एवं बच्चों के दांत निकलने के वक्त प्रयोग में लाया जाता है। तो इस हिसाब से शहद जो है बहुत ज़्यादा औषधीय है, बहुत ज़्यादा उपयोग है। शहद को जल में डालकर खाली पेट पीने से पेट की चर्बी नष्ट होती है, तो उस उद्देश्य से भी शहद उपयोगी है। शहद में जल, शर्करा मतलब चीनी, खनिज तथा एंजाइम पाए जाता है, तो इस उद्देश्य से यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये हम लोग देख लिए शहद के बारे में। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं शहद से आगे क्या हम लोग को देखना है। अब आगे का जो टॉपिक है उसमें हम लोग अब जो नया टॉपिक है उसमें हम चर्चा करेंगे ये एनिमल से प्राप्त होने वाले जितने भी भोज्य पदार्थ है जिससे जो हमको एनिमल से प्राप्त होता है या हम उसको ग्रहण करके अपने शरीर के वृद्धि एवं विकास में उपयोगी मानते हैं, उपयोगी साबित करते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट में आपको ये आ गया कि जंतु से क्या क्या चीज़ आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे जंतुओं का भोजन या जंतु किस तरह के भोजन करते हैं, तो भोजन के आधार पर हम लोग देखते हैं जंतु का क्या क्या भोजन हो सकता है। जंतुओं का भोजन, आज आपका टॉपिक है जंतुओं का भोजन। जंतुओं के भोजन में हम लोग बात करेंगे, जंतु भोजन खुद नहीं कर पाते हैं, वो पौधे या जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जंतु खुद भोजन नहीं करते, वे
पौधे या अन्य जंतुओं पर, अन्य जीवों पर निर्भर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। इसी कारण पेड़ को उत्पादक एवं जंतु को उपभोक्ता कहा गया है। जंतु को उपभोक्ता कहा गया है। उस आधार पे जंतु के द्वारा उपभोग की जाने वाली भोज्य पदार्थों के आधार पर, उसके आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत कर 5 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। इससे ज़्यादा विभाग हो सकता है, हम लोग 5 लेके चलते हैं। पहला शाकाहारी, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। दूसरा मांसाहारी, जिसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। सर्वाहारी, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप पिछले वाले लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। परजीवी, और 5वां आता है जिसको बोलते हैं मृतजीवी। ये 5 है जिसमें हम लोग अभी चर्चा करेंगे परजीवी के बारे में। परजीवी, चूँकि ये हो चुका है, तो परजीवी को हम लोग देख रहे हैं। परजीवी क्या है? पर मतलब पराया और जीवी मतलब जीवन। पराया के ऊपर निर्भर रह के भोजन ग्रहण करता है, उसको हम परजीवी कहते हैं। जो पशु अपना भोजन दूसरे जीवों के ऊपर या अंदर, मतलब शरीर के अंदर रहकर प्राप्त करता है, परजीवी कहलाता है। कौन कौन परजीवी हो सकता है? परजीवी 2 तरह से हो सकते हैं, या तो एक कोशिकीय हो सकते हैं या बहुकोशिकीय। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। परजीवी एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होता है। परजीवी एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। जैसे गोल कृमि, फीता कृमि, जू, खटमल, ये सब क्या करते हैं? आपके शरीर के ऊपर रहकर अपने भोजन भी प्राप्त करते हैं और भोजन के साथ साथ एनर्जी भी प्राप्त करने का काम करते हैं। भोजन भी प्राप्त करते हैं, भोजन से एनर्जी मिल जाता है, और साथ ही साथ अपना आवास भी उसी जगह पर निर्भर करते हैं। जैसे जू हो गया, सर में रहता है, सर से खून को खींचता है और साथ ही उस जगह पे भी रहता है। तो ये हो गया, वैसे जीव होते हैं। कुछ होते हैं शरीर के अंदर रहते हैं, तो अंदर भी रहकर यह परजीवी हम लोग के शरीर में हमारे भोजन से ही उपयोग करके वहाँ रहते भी है और उपयोग में भी लाते हैं। तो ये परजीवी हो गया। अब हम लोग देखेंगे जिसका नाम है मृतजीवी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। परजीवी को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं और मृतजीवी को सेप्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। जो पशु अपना भोजन के लिए मरे हुए या मृत कह सकते हैं भोजन को प्राप्त करने के लिए
मृत, मृत मतलब हो गया मरा हुआ, मरा या तथा अपघटित, अपघटित मतलब टूटा हुआ पदार्थों पर निर्भर रहता है, मृत जीवी कहलाता है। मृत जीवी उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, जैसे लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टीरिया, एसिटोबैक्टीरिया इत्यादि। तो ये हो गया मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जंतुओं के लिए कौन कौन से पोषक तत्व उपयोगी है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। जंतु एवं मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोषक तत्व, ऐसे हम लोग 5 जानते हैं सामान्य रूप से, लेकिन हम लोग उससे ज़्यादा देखेंगे। तो इसको हम लोग 8 श्रेणी में बांट के पढ़ते हैं, 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में इसको हम लोग बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है, 2 तरह की इसको हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एक होता है बृहत पोषक तत्व, एक होता है लघु पोषक तत्व। जिसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है तो वो बृहत पोषक तत्व, जिसका कम किया जाता है उसको हम लोग लघु पोषक तत्व के अंतर्गत रखते हैं। मिलाए जाते हैं वैसे पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिपिड्स, तीसरा प्रोटीन। इन चीज़ों का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको बृहत पोषक तत्व कहा गया है। वहीं कम मात्रा में किसका प्रयोग करते हैं, तो कम मात्रा में प्रयोग होने वाला हो गया जल, विटामिन, खनिज लवण हो गया, जल में ही आ जाता है इसे, रेशा हो गया। इसके अलावा विटामिन, खनिज, रेशा हो गया, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, वसा हो गया, न्यूक्लिक जल और खनिज लवण एक ही चीज़ है, न्यूक्लिक अम्ल हो गया। तो ये मुख्य रूप से 4 ही इसको मान के चलिए और 3 इधर। तो ये बृहत पोषक तत्व जिसका उपयोग ज़्यादा होता है, इसको हम दीर्घ पोषक तत्व भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग लघु पोषक कह सकते हैं, जिसमें जल हो गया, विटामिन हो गया, रेशा हो गया, वसा हो गया और न्यूक्लिक अम्ल हो गया। अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से एक एक करके इसका उपयोग को देखते हैं, क्रियात्मक इकाई को देखते हैं, कैसे कैसे इसका क्रियात्मक इकाई होता है। क्रियात्मक उपयोग के दृष्टि से पोषक पदार्थ इसको हम लोग देख रहे हैं। पहला है ईंधन पदार्थ या ऊर्जा उत्पादक, ईंधन पदार्थ या ऊर्जा उत्पादक। दूसरा आता है निर्माण पदार्थ। तीसरा आता है उपापचय नियंत्रक। और चौथा होता है आनुवांशिक पदार्थ। ये 4 चीज़ है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं।
तो चलिए हम लोग देखते हैं ईंधन पदार्थ या ऊर्जा उत्पादक किसको बोलते हैं। जलाने या ऑक्सीकरण करने के बाद, जैविक क्रिया के बाद जो आवश्यक ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग ईंधन पदार्थ या ऊर्जा उत्पादक पदार्थ के रूप में जानते हैं। दूसरा जो आता है, दूसरा में आता है क्या, दूसरा में आता है निर्माण पदार्थ। निर्माण का मतलब क्या हो गया कि निर्माण करने का या कंस्ट्रक्टिव मटेरियल हो सकता है। इसका प्रमुख कार्य होता है कि शरीर में कई चीज़ों का निर्माण करने का काम करता है। ये जो पदार्थ है ईंधन पदार्थ या ऊर्जा उत्पादक पदार्थ में तो क्या हो गया, तो हम लोग खाते क्या है, हमारे खाना में सबसे अधिक किसकी उपयोगिता होती है, तो ईंधन मतलब कि जलता कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया। तो वैसे पदार्थ जो क्या होता है जारण या ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, क्रियाओं के फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उसको हम लोग ईंधन उत्पादक पदार्थ होते हैं। इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये जिसका एग्जाम्पल हो जाता है। निर्माण पदार्थ हमारे शरीर में कंस्ट्रक्ट करने का या निर्माण करने का कौन सा पदार्थ करने का काम करता है, तो निर्माण करने का काम प्रोटीन करता है। मरम्मत कोशिका का कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। जनन में सहायता कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। तो इसलिए निर्माण पदार्थ के रूप में हम लोग प्रोटीन को याद रखते हैं। तीसरा उपापचय नियंत्रक किसको बोलते हैं, तो हम जानते हैं कि जैविक क्रियाओं, हमारे शरीर में जैविक जो कंट्रोल होता है, मेटाबॉलिक कंट्रोल होता है, उस कंट्रोल को नियंत्रित करने के लिए जिसकी जरूरत होती है तो वो होता है विटामिन। विटामिन की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, लवण, खनिज लवण की जरूरत होती है, खनिज लवण वही हो गया, तो इसकी जरूरत होती है। तो ये जो पदार्थ है ये उपापचय नियंत्रक हो गया या मेटाबॉलिक कंट्रोलर कह सकते हैं इसको। अब है अनुवांशिक पदार्थ। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो हमारे माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी के अंदर से जो कोई गुण कैरेक्टर होता है, अच्छी कैरेक्टर, बुरा कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को लेकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाने का काम करता है। तो ऐसे अनुवांशिक पदार्थ को में आता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हम लोग को गुणों को ट्रांसफ़र करने में, बीमारियों को ट्रांसफ़र करने में, अच्छा बुरा सब कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो ये हम लोग का दूसरा क्लास था। आशा करते हैं कि हम लोग तीसरे क्लास में मिलेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट से लेकर जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और उसको डील से पढ़ेंगे। अब यहाँ से आपका जो पढ़ने का जो तरीका होगा या पढ़ने जो होगा वो डीप में जाएगा, जहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये बेसिक तौर पे था, अब यहाँ से आपको आगे होगा। तो आप इसके लिए सबसे पहले आप जब फेसबुक पर, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पर बायोलॉजी एक्सिस पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर लगातार आपको इस तरह के वीडियो सीटेट या एसटेट के व्यू से आपको मिलता रहे। एसटेट और सीटेट दोनों में ये आपको कारगर साबित होगा, क्योंकि ये पहला चैप्टर है। आगे आने वाले वीडियो इसी तरह के आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।